नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। हम आपको बताएंगे कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ने के कारण क्या हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री को गुस्सा क्यों आया। इसके अलावा टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी की वो खौफनाक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन बिग न्यूज़ बिग शो की शुरुआत हम करेंगे पुरानी संसद की विदाई समारोह और नई संसद के आगाज की कहानी से। देश को आज नया संसद भवन मिल गया है। पुरानी संसद की तमाम यादों को लेकर विपक्ष या पक्ष दोनों ही सांसद आज काफ़ी भाव विभोर हुए। नई संसद पहुंचे सभी सांसदों ने आज नई संसद में बैठे और इसका श्री गणेश हुआ महिला आरक्षण बिल के साथ। आज पूरे दिन में संसद भवन को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या क्या गहमा गहमी रही, ये है हमारी बिग न्यूज़ बिग शो की पहली बिग रिपोर्ट। ये तस्वीरें पुरानी संसद के आखिरी दिन की है। ये तस्वीरें पुराने संसद की विदाई समारोह की है। ये तस्वीर देश में नए बनते इतिहास की है। मंगलवार को पुरानी संसद में विदाई समारोह रखा गया। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह 2 घंटे तक चला। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने सुबह सेंट्रल हॉल के पास एक साथ फोटो सेशन कराया। इस दौरान पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सत्ता और विपक्ष के सभी सांसद मौजूद रहे। पहले राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने फोटो खिंचवाई। इसके बाद दोनों सदनों के सभी सांसदों का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। नई संसद के लिए रवानगी से पहले पुरानी संसद के इतिहास को याद किया गया। सेंट्रल हॉल में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सदन ने कई गलतियां सुधारी। दोनों सदनों ने भारत के भाग्य को लेकर फैसले किए। पीएम ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर अभी तक करीब 4000 से ज्यादा कानून पास किए। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद के अहम फैसलों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ये सदन आर्टिकल 370, 3 तलाक, जीएसटी जैसे बड़े फैसलों के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने पुरानी बिल्डिंग का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज
जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि देश जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री की अगुवाई में पूरा मंत्रिमंडल नए संसद भवन के लिए रवाना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत देश को नया संसद भवन मिल चुका है। इस संसद भवन की खासियत क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हालांकि हमारी पुरानी संसद भवन भी सभी सुविधाओं से लैस थी, लेकिन नए संसद भवन में सुविधाएं काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। ये भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों की बैठने की क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। और क्या क्या खासियत हैं इस नए संसद भवन में, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश के नए संसद भवन की नींव 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को किया था। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने रिकॉर्ड समय से पहले ही कर लिया था। ये केंद्र की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजनाओं का एक हिस्सा था। इन तस्वीरों में आप नए संसद भवन की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और ये नया आलीशान पार्लियामेंट देश की नई पहचान बनेगा। ऐसे में हम आपको नए संसद भवन की खासियत बताने जा रहे हैं। नए संसद भवन का डिजाइन त्रिकोण आकार का रखा गया है। 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन होगा। ये 4 मंजिला इमारत है। लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकेंगे, तो वहीं नए संसद भवन में राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकेंगे। भवन परिसर की हरियाली इस नए संसद भवन का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक रोशनी की कोई कमी नहीं होगी। हर कामकाज के लिए अलग कमरे होंगे। दफ्तर हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। महिलाओं के लिए लाउंज है। वीआईपी लाउंज की भी सुविधा है। नए संसद भवन में पुस्तकालय भी होगा। कई समिति कक्ष भी होंगे। भोजन क्षेत्र होगा। इसके अलावा नए संसद भवन में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह होगी। अब नए संसद भवन में कामकाज शुरू हो चुका है। नया संसद बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कुल मिलाकर संसद का नया भवन भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और समृद्ध करने का काम करेगा। ये इमारत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो सदस्यों को अपने काम को बेहतर ढंग से करने में मदद करेगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसके पीछे भारत का हाथ होने की आशंका जताई है। कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया गया है, जिस पर भारत भी अब बड़ा एक्शन लेने को एकदम तैयार है। कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खियां पैदा हो गई हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनाडा ने भारत पर शक जताया है। इस हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच के कनेक्शन की जांच करने में जुटी हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी अन्य देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा ने भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। कनाडा ने इल्जाम लगाया कि भारतीय राजदूत हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में दखल दे रहे थे। अब आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर है कौन, जिसकी हत्या पर इतना विवाद हो रहा है। निज्जर खालिस्तान फोर्स का टाइगर फोर्स का चीफ था। कई सालों से कनाडा में रह रहा था। भारत विरोधी कामों को अंजाम दे रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार और पैसे मुहैया करवाता था। भारत ने उसे को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। हाल ही में G20 के दौरान भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इस वार्ता में पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की ओर से जारी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें वाकिफ कराया था। बहरहाल अब निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में कई बार बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है। इसका एक नमूना सोमवार को देखने को मिला, जिसे देखकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर गुस्से में आ गए। क्या है पूरा माजरा, ये देखिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। बिजली गुल होने से वैसे तो पूरा पानीपत शहर परेशान है, लेकिन सोमवार को मौका था ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर पहुंचे हुए थे। दिखाई दे रही ये तस्वीरें उसी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की है, जहां पर शिक्षा मंत्री और जिला उपायुक्त बत्ती गुल होने के बाद अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर लोगों की शिकायत सुनते हुए नजर आए। इस ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पूरे पानीपत प्रशासन के साथ सैकड़ों लोग बैठे हुए थे और वहीं बैठक के दौरान अचानक से बत्ती गुल हो गई। न सिर्फ बत्ती गुल हुई, बल्कि जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई, जहां बिजली के अचानक लगे कट से जिला प्रशासन के पास कोई ऑल्टरनेट बिजली का बैकअप भी नहीं मिला, जिसके चलते करीब 15 मिनट ग्रीवेंस कमेटी की बैठक अंधेरे में ही चलती रही। वहीं जिला उपायुक्त समेत सीटीएम और अन्य अधिकारी मोबाइल की टॉर्च जलाकर लोगों की शिकायतें पढ़ते और सुनते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान जिला उपायुक्त वीरेंद्र धैया ने सेन को इस बारे में फटकार भी लगाई और उन्होंने अंधेरे में चल रही बैठक के बीच में पूछा कि XEN कहां है और XEN से पूछा कि बिजली कैसे भाग गई और भाग गई तो बैकअप क्यों नहीं रखा गया। एक्शन कौन है बिजली का? यहाँ पे कौन है? लाइट कैसे गई भाई? एक्शन तो आप अपना सेटअप रखते भाई। वहीं जब बिजली करीब 5 मिनट तक नहीं लौटी तो XEN और ACC के पसीने छूटते हुए भी नजर आए और एक के बाद एक बिजली निगम में फोन किए गए और पूछा गया कि बिजली कैसे चली गई, लेकिन फोन करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। बिजली करीब 15 मिनट बाद आई। हालांकि बाद में पता चला कि बिजली निगम से सप्लाई लगातार जारी थी, लेकिन जिला सचिवालय से ही किसी वजह से बत्ती गुल हुई थी। सूर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। पहले दिन कई प्रस्ताव लाए गए। हिमाचल में आई आपदा को लेकर वहां की सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार को कई सरकारी संस्थान बंद करने के लिए घेरता नजर आ रहा है। आपदा के बाद हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा।
पहले दिन सरकार की ओर से एक सरकारी संकल्प प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के जरिए हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। तो वहीं दूसरे दिन सदन में संस्थानों को बंद करने का मुद्दा भी जोरों से गूंजा। इसके साथ ही सरकार ने आपदा से हुए नुकसान को लेकर भी चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान सरकारी दफ्तर बंद करने का मामला उठाया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को ही एक तरह की आपदा बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1000 दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, इससे लोग परेशान हैं। जयराम ठाकुर के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि हम नीड बेस्ड संस्थान खोलेंगे। हम पिछली सरकार का अनुसरण नहीं करेंगे, पहले पद भरेंगे फिर संस्थान खोलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो संस्थान खोले गए थे वो जनप्रतिनिधि की मांग पर खोले गए थे। दफ्तरों में स्टाफ बैठ गया था, लेकिन सरकार ने उन्हें बंद करके जनता की परेशानी को बढ़ाया है। वहीं सदन में आपदा का मुद्दा भी जयराम ठाकुर ने उठाया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कई लोग बेघर हो गए हैं, कई सड़कें अभी भी बंद है, लोगों की जमीनें चली गई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज की तारीख में इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। सारा काम रोक करके चर्चा तुरंत शुरू करनी चाहिए इस सदन के अंदर। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपने एक्सप्लेन किया, सरकार का प्रस्ताव आया है, मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। इस और उसमें बहुत अंतर है, स्पिरिट में बहुत अंतर है। उसमें विषय एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस भाव और उस भाव में अंतर है बहुत ज्यादा। और जिस प्रकार से इन्होंने प्रस्ताव लाया है कि वो हमने भी पढ़ा है, और उसकी मंशा कुछ और तरह की है, और वो मंशा आज जाहिर नहीं हो रही है। उस प्रस्ताव के माध्यम से आप हर रोज उस बात को कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, आज हजारों की संख्या में, जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं था, आज हजारों बेघर हो गए हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय था किसी समय के, जब हम कहते थे हिमाचल में कोई भी आदमी है, घर छोटा होगा, टूटा हुआ होगा, फूटा हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद फुटपाथ पर नहीं सोता, वो घर में सोता है। लेकिन आज हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और ऐसी परिस्थिति आई है। मैं इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी को व्यक्ति को दोषी ठहरा रहा हूं, किसी सरकार को दोषी ठहराने की बात है। इसलिए आज 441 जो आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस माननीय सदन में जिक्र किया, अभी इतनी बड़ी जिंदगी चली, इतने लोगों की जिंदगी चले गई, उसके बावजूद भी हम नियमों की परिधि में इसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपदा नियमों की परिधि से हट करके है, और मुझे लगता है कि इसके आज की तारीख में सबसे पहले सारा काम छोड़कर इस पर ही चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरह से प्रस्ताव को मूव करने की कोशिश वहां सरकार की ओर से हुई है, उसमें भाव आपका हो सकता है, लेकिन भाव के साथ साथ में आपका उसमें दृष्टिकोण और भी है। उस बात को भी हम अच्छी तरह से समझते हैं, मैं उसका भी जिक्र नहीं करना चाहता हूं। हमें नहीं पता था कि 13 अगस्त को दोबारा आपदा आएगी, और 13 से 17 अलग आएगी, और 28 अगस्त को दोबारा आएगी, और अभी भी चलेगी। हमने पार्शली घर को 10,000 से बढ़ाकर 20 गुना, 5,000 मिलता है केंद्र सरकार, 20 गुना 1 लाख रुपए किया। और आपकी कंस्टिट्यूंसी में भी सबसे ज्यादा हमने वहां दिया। दूसरी बात, ये व्यवस्था परिवर्तन ही, आपने दोनों की बात करें व्यवस्था। दूसरी बात आपको बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम ये इंतजार कर रहे हैं, हमें चाहे सहायता मिले ना मिले, लेकिन हिमाचल के जो भी आपदा परिवार प्रभावित है, जिनका पूरा मकान टूट चुका है, जिनका पार्शली मकान टूट चुका है, इंदौरा और हमारा फतेहपुर में जिनकी फसलें नष्ट हो चुकी है, जिनके पशुधन को नुकसान पहुंचा है, अन्य क्षेत्रों और जिसके पास जगह है लेकिन घर बनाने के लिए वहां जगह नहीं है, ये सब चीजों के लिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर की पूरे हिमाचल प्रदेश में ये 7 से 15 का है जो हमारा रिलीफ पैकेज हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगन नेगी जी बना रहे हैं। उसमें आज तक जो हुआ है इस सदन में, उस सब की भरपाई हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी, सब लोग करेंगे। बता दें कि विपक्ष नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया था।
जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सदन में आपदा पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया, जिसके बाद विपक्ष ने बीते दिनों सदन से वॉकआउट भी कर लिया था। पहले दिन मुख्यमंत्री ने सदन में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार की एक विशेष राहत पैकेज लाने की भी घोषणा की। साथ ही सदन में आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का सरकारी संकल्प प्रस्तुत कर उन्होंने विपक्ष के विधायकों से भी संकल्प का समर्थन करने का आग्रह किया था। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। टोल प्लाजा पर अक्सर गुंडागर्दी करने वाले और टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें आपके सामने आती रहती हैं। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं ये सोनीपत की है। इस कहानी में आपको टोल कर्मियों द्वारा गुंडागर्दी की साफ साफ तस्वीरें नजर आएंगी। ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। पुलिस ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये तस्वीरें नहीं, तमाचा है। समाज के मुंह पर कालिक है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि कुछ टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी होती है। ये तस्वीरें बता रही हैं टोल प्लाजा कर्मचारी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, एक पुरुष और महिला पर टोल कर्मचारी टूट पड़ते हैं, लात घूसों की बरसात करते रहे हैं और तो और महिला का भी लिहाज नहीं करते, उसे बेरहमी से पीटते हैं। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। ये तस्वीरें हैं सोनीपत के भिगान टोल प्लाजा की। यहाँ एक पति पत्नी को टोल कर्मचारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि पति पत्नी गलत दिशा में गाड़ी चलाकर आ रहे थे। बस यही बात टोल कर्मचारियों को नागवार गुजरी और उन्होंने जमकर गुंडागर्दी दिखाई। टोल कर्मचारियों ने महिला को भी नहीं बख्शा और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उधर टोल मैनेजर का आरोप है कि पति पत्नी ने टोल कर्मचारियों से बदसलूकी की थी। पूरा मामला है कि भाई गाड़ी दिल्ली की तरफ से आई थी या रॉन्ग साइड से आई थी और वो फुल ड्रिंक की हुई थी, तो उनको रोकने की कोशिश की गई और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से हाथापाई होना शुरू हुई। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ठीक है, और थाने जाके उन्होंने गलती मांगी तो राजीनामा हो गया, चले गए। मैनेजर साहब अगर ये मान भी लें कि पति पत्नी ने बदसलूकी की थी, तो क्या टोल कर्मचारियों को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? क्या टोल कर्मचारी गुंडागर्दी करेंगे? वहीं पति पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 मेंबर थे गाड़ी के अंदर और वो टोल क्रॉस कर गए थे। टोल क्रॉस करने के बाद उन्होंने उसी साइड से वापस गाड़ी आने लगी तो टोल कर्मचारी को समझाया कि आप यू टर्न लेके इसमें आए और आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं, जिस पे वो अपना इसके लिए हाथापाई के लिए उतारू हो गए और दोनों पक्षों में आपस में कहा सुनी होगी और हमारे पास इनकी सूचना मिली थी, लेकिन इनके बाद दोनों पार्टी का आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी कर्मचारियों को जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना ने टोल कर्मचारियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है और टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी एक बार फिर जग जाहिर हो गई है। सोनीपत से सनी मलिक, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो के आखिरी पड़ाव में अब हम बात करेंगे हरियाणा में फैले नशे के व्यापार की और नारकोटिक्स विभाग द्वारा इस व्यापार पर नकेल कसने की। नारकोटिक्स विभाग ने 50 जगहों पर छापेमारी की और इस नशे के कारोबार की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने की शपथ भी ली। हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। हरियाणा के नए डीजीपी ने नई शपथ ले ली है और अब नशे के सौदागरों की खैर नहीं होगी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने नशे पर नकेल कसने का आदेश दिया तो अब पुलिस भी प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में जुट गई है और इस बड़े ऑपरेशन की शुरुआत सोनीपत से हुई है। सोनीपत पुलिस की नारकोटिक सेल ने नशे का व्यापार करने वाले सौदागरों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। नारकोटिक्स विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर सोनीपत में कई जगहों पर छापेमारी और नशा बेचने वालों के घर दबिश भी दी। पुलिस का कहना है कि हम सोनीपत शहर से नशे के व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों पर शिकंजा कसने के लिए इस तरह का अभियान लगातार जारी रखेंगे ताकि सोनीपत शहर को नशा मुक्त बनाया जा सके।
सोनीपत पुलिस के एसीपी क्राइम राहुल देव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमने सोनीपत को नशा मुक्त अभियान करने का अभियान चलाया हुआ है। इस संदर्भ में आज जो गंदा नाला आदर्श नगर है वहाँ पे काफ़ी शिकायतें हमें पब्लिक से प्राप्त हो रही थी। आज हमने अपने सभी क्राइम यूनिट्स के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ, मेरे नेतृत्व में वहाँ पे तलाशी अभियान चलाया और आइंदा भी ऐसे अभियान और भी चलते रहेंगे। ये हमारे संज्ञान में ये बातें आई हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको हम जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे भिजवाएंगे और बाकी जो इस तरीके का नशा बेच रहे हैं, कोई केमिस्ट वगैरह है, हम सब चीज़ों को जो मॉनिटर कर रहे हैं और उनके लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे। आपको बता दें कि सोनीपत पुलिस, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क साधे हुए है ताकि बॉर्डर के जरिए हरियाणा में नशा सप्लाई करने पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पर पुलिस की कई टीमें पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं सोनीपत पुलिस ने शहर में 50 ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया है जहां से सोनीपत में नशा सप्लाई होता है। दरअसल पिछले हफ्ते डीजीपी शत्रुजीत कपूर सोनीपत के दौरे पर थे और उस दौरान उन्होंने सोनीपत को नशा मुक्त करने का वादा किया था और अब उसी वादे को पूरा करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। सोनीपत से सनी मलिक, सूर्य समाचार। इसी के साथ बिग न्यूज़ बिग शो को अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बस दस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।